हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एग्जाम प्रिपरेशन ऐप एग्जाम कोच पर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप सब लोग मुझे बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम पर जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीकों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। एक था इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा था एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि बाय स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को हम लोगों ने 5 तरीकों में देखा था, जिसमें कि सबसे बेस्ट टेक्निक थी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए लेट्स सी, देखते हैं क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लें तो बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोस्फीयर रिजर्व स्वस्थानीय संरक्षण है यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन है। जैव विविधता को संरक्षण देने का यह सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है जैव विविधता को संरक्षण देने की। क्या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की शुरुआत कब होती है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की शुरुआत कब होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1971 में 1971 में 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है। उस प्रोग्राम को चलाने वाला कौन था? यूनेस्को था। कौन था? यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यस ना? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। 1971 में यूनेस्को, हम लोगों ने सीखा था कि जैव विविधता को सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचा रहा है वो कौन है? मानव है। तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें कि जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई और उस प्रोग्राम का नाम रखा MAB प्रोग्राम। क्या नाम रखा? MAB प्रोग्राम नाम रखा, ठीक है ना। MAB प्रोग्राम में M का फुल फॉर्म है मैन, A का फुल फॉर्म है एंड और वी का फुल फॉर्म क्या है? बायोस्फीयर। यानी कि इसका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल फुल फॉर्म हो जाएगा मैन एंड बायोस्फीयर, यानी कि मानव एवं जीव मंडल या मानव एवं जैव मंडल। तो यहां पर आप जानते हैं कि जो जीव होता है इसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर होती है? बायोस्फीयर में होती है, यानी कि जैव मंडल में होती है। और जहां पर जीवों की जातियों में सर्वाधिक भिन्नता यानी विविधता पाई जाएगी, यानी कि जैव विविधता पाई जाएगी, वहीं पर तो मानव जाएगा अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए, मानव जाएगा अपनी क्रियाओं को करने के लिए। तो जहां पर मानव जाएगा वहां पर जीवों की जातियों के लिए संकट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? ऐसे स्थानों पर जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मिल रही है, ऐसे स्थानों पर जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मिल रही है, उन स्थानों को संरक्षित करना है और उन स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों तक मानव की पहुंच को क्या करना है? रेस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि मानव वहां तक पहुंच ना सके। तो ये प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू क्या किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की बात की गई। BSR का मतलब क्या हो जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व बात हो जाएगा, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 1971 में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम MAB प्रोग्राम यानी कि मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि यदि जैव विविधता को बचाना है तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का तरीका होना चाहिए 3 टियर सिस्टम, यानी कि 3 स्तर में बननी चाहिए जैव विविधता को बचाने की क्षेत्र बनना चाहिए 3 टियर्स में, यानी कि 3 स्तर में बनना चाहिए। यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है कहां? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन रिवर के किनारे बसा हुआ है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सीन। पेरिस लोकेटेड या पेरिस इज सिचुएटेड। ये राजधानी है किसकी? फ्रांस की। और यूनेस्को का क्या है? ये हेडक्वार्टर है। हम लोग बात किए हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है कितने टियर सिस्टम है? ये 3 टियर सिस्टम है, यानी कि जो इसकी संरचना होगी ये 3 स्तर में होगी। कितने स्तर में होगी? 3 स्तर में होगी। 3 टियर सिस्टम है। कितने टियर सिस्टम है? 3 टियर सिस्टम है। ये 3 टियर सिस्टम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर जाननी चाहिए।
तो बीच का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये बीचों बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोर। ये क्या कहलाता है? कोर। और कोर वाले भाग में, कोर वाले भाग में क्या होता है? कोर वाले भाग में जीव के लिए केवल और केवल देखभाल होती है। केवल और केवल यहाँ पर क्या होगा? जीव की देखभाल होगी। तो कोर वह रीजन है, कोर वह क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व में जिसमें कि जीवों की देखभाल ही होगी, केवल और केवल मॉनिटरिंग होगी, जीवों की देखभाल, यानी कि मॉनिटरिंग होगी जीवों की, केवल और केवल देखभाल वाला भाग क्या होगा? कोर होगा। बीच वाला जो भाग है इसे आप क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं, यानी कि मध्यवर्ती भाग क्या कहलाएगा? बफर जोन कहलाएगा। इसमें जीवों की देखभाल के साथ साथ, इसमें जीवों की देखभाल के साथ साथ और क्या होगा? इसमें जीवों की देखभाल के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी होगी, यानी कि शोध भी होगा, यानी कि देखा जा रहा होगा कि कोई ऐसा चेंजेस तो नहीं हो रहा है जो कि जीवों के लिए क्या हो? जीवों के लिए नुकसानदायक हो, या जीवों को उससे क्या हो रही हो? समस्या होने वाली हो। तो बीच वाला पार्ट बफर हो गया, सबसे अंदर वाला पार्ट कोर हो गया, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, यानी कि संक्रमणीय क्षेत्र बोलते हैं, या फिर आप इसको बोलते हैं अवंतर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अवंतर क्षेत्र, संक्रमणीय क्षेत्र या फिर अवंतर क्षेत्र बोलते हैं, अवंतर क्षेत्र। और ये वाला वह क्षेत्र होता है जिसमें कि क्या अलाउ होता है? पर्यटन यानी टूरिज्म अलाउ होता है। इसमें मानव बस्तियां भी हो सकती हैं, इसमें मानव बस्तियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना? ट्रांजिशन जोन। ये आपके 3 पार्ट हो गए किसके? बायोस्फीयर रिजर्व के। बायोस्फीयर रिजर्व में बीच वाला भाग कोर जिसमें कि जीवों की देखभाल केवल होगी, उसके ऊपर वाला यानी कि मध्यवर्ती भाग क्या होगा? मध्यवर्ती भाग बफर जोन होगा जिसमें कि जीवों की देखभाल यानी मॉनिटरिंग के अलावा रिसर्च भी होगी। और सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, यानी कि हम लोग संक्रमणीय क्षेत्र या फिर हम लोग आवंतर क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व 3 टियर सिस्टम हो जाता है। सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है क्योंकि ये 3 टियर में डिवाइड किया गया है, 3 स्तर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनकी संख्या कितनी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल हमारे देश में संख्या कितनी है? बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल हमारे देश में संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है 18। कितने हैं? 18 हैं। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 18 है बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। इन 18 में से 12 को यानी कि 12 को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में शामिल कर रखा है। 12 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप अदर्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन यदि करते हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल की, या फिर आप लेखपाल की, या फिर आप यूपीएसआई या यूपीपी करते हैं, तो वहां पर ये जो मैं आपको पोर्शन पढ़ा रहा हूं यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट यानी कि आप बोलेंगे विश्व नेटवर्क सूची में सम्मिलित, वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में सम्मिलित कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 12। भारत में, इंडिया में संख्या टोटल कितनी? इंडिया में टोटल संख्या है 18, और 18 में से 12 को यूनेस्को के द्वारा अपनी विश्व नेटवर्क सूची में, आप इसको ना बोलेंगे वर्ल्ड नेटवर्क सूची, ठीक है ना, वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट, तो विश्व नेटवर्क सूची में शामिल कर रखा है। पहले देखिए 11 थे लेकिन अब 12 हुआ है। तो जो लेटेस्ट शामिल किया गया है, जो इसमें लेटेस्ट है, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, मैं बीएसआर लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि बीएसआर का मतलब क्या है। बीएसआर का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व। तो लेटेस्ट बीएसआर कौन सा है? लेटेस्ट बीएसआर है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ेगा? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पड़ेगा मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में पड़ेगा। और पन्ना के बारे में एक चीज भी आपको और ध्यान रखनी होगी कि पन्ना भारत में स्थित एकमात्र ऐसा स्थान जो कि किसके लिए फेमस है? जो कि हीरो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? हीरो के लिए प्रसिद्ध। हीरो के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, याद रहेगा, हीरो के लिए फेमस है। गुड, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी।
पन्ना बीएसआर, ये कहाँ है? एमपी में है। ये लेटेस्ट यानी कि नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, नवीनतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व नेटवर्क सूची में शामिल कर रखा है। ठीक है ना, विश्व नेटवर्क सूची में इसको शामिल कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो 18 विश्व नेटवर्क 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था जिसको भारत में बनाया गया। तो इसको याद रखना है आपको, ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, फर्स्ट बायोस्फीयर यानी कि पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, है ना, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पहला तो सभी को ध्यान रखना होता है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां आपको याद होंगी, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स आपको याद होंगी कि 3 राज्यों में फैली हुई हैं, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा जैव विविधता के लिए फेमस है। और जैव विविधता के लिए फेमस है तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी लोकेशन को ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों में फैला हुआ, केरला में, कर्नाटका में, और कहां पर? तमिलनाडु में। केरल में, कर्नाटक में, और कहां पर? तमिलनाडु में है। और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। इसको बनाया गया 1986 में, 1986 में बनाया गया, 1986 में बनाया गया, 1986 में बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं और उसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। तो जल्दी से इसको हम लोग एक लिस्ट के रूप में बना लेंगे। ठीक है ना, लिस्ट के रूप में आप इसको बना लेंगे। एक तरफ आप क्या करेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे बीएसआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व लिखेंगे, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे उसकी लोकेशन यानी कि उसकी स्थिति। यहाँ पर राज्य हो सकता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। ठीक है, या फिर एक साथ कई ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनकी लोकेशन 2-2 राज्यों में है, तो उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से ट्रेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हो जाता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको 1986 में बनाया गया। इसकी लोकेशन है कहाँ? लोकेशन है केरल में, लोकेशन है कर्नाटक में, लोकेशन है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो यही एकमात्र ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। ठीक है, दूसरा नाम आता है नंदा देवी का। दूसरा नाम किसका आता है? नंदा देवी। अब नंदा देवी पीक पूछे आपसे यानी कि चोटी पूछे, या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछे, या नंदा देवी आपको राष्ट्रीय पार्क पूछे, कुछ भी पूछेगा, नंदा देवी के लिए आपका आंसर क्या होगा? नंदा देवी के लिए आपका आंसर होगा उत्तराखंड। यूके समझे ना, यूके मतलब उत्तराखंड। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी ध्यान रखिए। यूके मतलब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आएगा नोकरेक का। किसका नाम आएगा? नोकरेक। हो सकता है नोकरेक आपके लिए नया हो, इसका नाम आप ना सुने हो, लेकिन आज इसको ध्यान रखिएगा। नोकरेक ये क्या है? नोकरेक है एक पीक का नाम जो कि किसकी हाईएस्ट पीक है? गारो की। आप जानते हैं गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, कहां पर लोकेटेड है? मेघालय में। कहां पर लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है, यानी कि मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं। तो गारो की सर्वोच्च चोटी का नाम, गारो की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गारो की सर्वोच्च चोटी है बेटा नोकरेक। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। ठीक है ना, गारो की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। और ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है ये? मेघालय में है। कहां पर है ये? मेघालय में है। याद रखिएगा, मेघालय, नोकरेक। और यदि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा यदि आपसे पूछता है नोकरेक पीक कहाँ है तो भी मेघालय, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क कहाँ है तो भी मेघालय हो जाएगा। चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुंदरवन। आप लोगों को इंग्लिश से कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम तो पढ़ लेंगे ना? नहीं, यदि हो रही होगी दिक्कत तो फिर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ये देखिए यहाँ पर सुंदरवन में अब हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ना जानता हो। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सब कहाँ
बोले जाएंगे? पश्चिम बंगाल में बोले जाएंगे। कहाँ बोले जाएंगे? पश्चिम बंगाल में बोले जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर पर सिमलीपाल। ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नए हैं उन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नए जो हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो इन पर थोड़ा सा कमांड रखिएगा। सिमलीपाल के बाद 6ठे नंबर पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर नाम आता है अचना कमार अमरकंटक। अचना कमार अमरकंटक, ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अमरकंटक जो है ये ऐसा स्थान है जहां से दो फेमस रिवर का ओरिजिन होता है। एक है आपकी नर्मदा और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी सोन नदी। नर्मदा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और सोन नदी के बारे में कि सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो अमरकंटक, अचना कमार अमरकंटक, ये पूरा लोकेटेड पहले एमपी में हुआ करता था, लेकिन जब से एमपी से एक अलग राज्य बना तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में हो गया। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में हो गया। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में अचना कमार अमरकंटक। 7 नंबर पर आते हैं। तो 7 नंबर पर हमको मिलता है ग्रेट निकोबार। कौन मिलता है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, आपको ये तो याद होगा कि भारत की सीमा का जो दक्षिण बिंदु है, सुदूर दक्षिण बिंदु, यानी कि इसको आप बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। भारत की सीमा का सुदूर दक्षिण में स्थित बिंदु क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट जिस आइलैंड पर, जिस द्वीप पर लोकेटेड है, जिस द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार को बना दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है भारत का दक्षिणतम बीएसआर। बीएसआर समझ गए ना? बीएसआर का मतलब हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बीएसआर, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बीएसआर। ठीक है ना? नाइन्थ नंबर पर हम क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लोग का बाधित, अविवादित है। भारत की सब बाधित, बाधित नहीं। और कंचनजंगा नंबर पर अगस्त मलाई, ये है केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पर आप देखिएगा, 11 नंबर पर आता है पचमढ़ी। कौन आता है? पचमढ़ी आता है। और जो पचमढ़ी है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी। और ये जो सतपुड़ा की रानी है पचमढ़ी, ये एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है ना? ये कहाँ पर है? एमपी में। ये आपके 11। और इसके बाद हम लोग आएंगे 12 नंबर पर। हम लोग पन्ना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पन्ना की। और हो जाएगा एमपी में हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने मैंने 12 बायोस्फीयर, ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो जो 1 से लेकर 12 तक है ना, इनको आप ऐसे भी याद रखिए कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। अब हमारे पास 6 और बचे, उनको भी हम लोग कर लेते हैं। 13 नंबर पर बात करते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी की। किसकी बात करते हैं? कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं। कच्छ की खाड़ी, जिसको आप गल्फ ऑफ कच्छ कहेंगे, कच्छ की खाड़ी, ये लोकेटेड है कहाँ पर है? गुजरात में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। सिंपल सा है। 14 नंबर पर हम लोग, अच्छा, कच्छ की खाड़ी को आप एक नाम दे देंगे। कच्छ की खाड़ी जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है।
कैसे? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर की खाड़ी, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। फिर ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? और 14 नंबर पर आ गए हम लोग, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, देखो का नाम से है, पर असम, कहाँ पर है? असम में छोटा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है, सबसे छोटा बायोस्फीयर नंबर पर हम आएंगे मानस, कहाँ पहुंचेंगे? मानस पहुंचे नंबर पर हम लोग मानस पहुंचे, और मानस कहाँ पड़ेगा? मानस पड़ेगा आपका कौन सा है मानस, तो याद रखना, पर हम यहाँ पर हमको मिलेगा शेषाचलम, शेषाचलम मिलेगा। और आई होप शेषाचलम को आप सब लोग जानते हैं, जब आप लोगों ने मूवी देखी हो, आप लोगों ने क्या सुना, क्या देखा होगा? लगता है कि आप लोगों ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा, है ना? यानी कि आपने सबने वही देखा है, वही एक्टिंग की है, उसने में भी देखा नहीं। जब स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से हुई थी? शेषाचलम के जंगलों से ही। और शेषाचलम के जो जंगल हैं कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे बेटा? आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका 20 नंबर पर मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आपसे कोई पूछे डेजर्ट यानी कि भारत में कहाँ है मरुस्थल, पूछे फुल डेजर्ट पूछे, आंसर आपका आंसर हमेशा होना, आपका आंसर लद्दाख। लेकिन मरुस्थल नहीं पूछा, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व पूछा, मरुस्थल बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश, मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। और अब बात आती है 18 नंबर, आपने याद कर लिए, 3 याद कर लिए, 3 भी याद कर लीजिए। बाद हम लोग 3 पर आते हैं, दिहांग दिबांग का नाम आता है, दिहांग दिबांग का नाम आता है, दिहांग दिबांग। याद करिए, एक नदी है उसका नाम दिहांग है, कहाँ पर नाम है उसका नाम? अरुणाचल प्रदेश। अब आप समझ सकते हैं, एक ऐसी नदी है, कई नाम है, जब ये निकलती है तिब्बत से तो पांगपो या फिर यारलुंग जांगबो कहते हैं, भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, तब इसको दिहांग कहा जाता है। असम में पहुंच ब्रह्मपुत्र हो जाती है, बांग्लादेश से यमुना कहलाती है, गंगा से मिलकर हो जाती है, नदी ब्रह्मपुत्र है। और दिबांग जो है सहायक नदी, दिबांग किस सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। दिबांग किसका नाम है? दिबांग अरुणाचल प्रदेश, ARPR का मतलब प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र का नाम, अरुणाचल प्रदेश इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नाम है, का नाम है। और दिबांग किसका नाम है? का नाम है ट्राइब्यूटरी, है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र क्या है? सहायक नदी, याद रहेगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अरुणाचल प्रदेश का नाम दिहांग है, सहायक नदी दिबांग है, और इस से हम कह सकते हैं दिबांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आई थिंक कि आपको बायोस्फीयर में अच्छी तरीके से ध्यान रहेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है, बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे पहली बार भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व थ्री, और वही ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व राज्यों में फैला हुआ है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो ध्यान रखना ही, पहला भी ध्यान रखना है, और कौन कहाँ पर लोकेट आपको ध्यान रखना है। तो आई होप बायोस्फीयर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने आगे रखने के अच्छी तरीके कर लिया। चलिए आज की क्लास को हम
समाप्त करते। आई होप क्लास आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।